किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। प्रस्तुत है एमिल बर्न्स की किताब मार्क्सवाद क्या है की रिकॉर्डिंग का तीसरा भाग। अध्याय का शीर्षक है सामाजिक विकास के नियम। इस पुस्तिका को प्रकाशित किया है पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है ओम प्रकाश संगल जी ने। इस प्रकार 16वीं शताब्दी से ही एक नया वर्ग जन्म लेने लगा था, औद्योगिक पूंजीपति वर्ग, और उसके साथ साथ उसकी छाया भी, यानी औद्योगिक मजदूर वर्ग। साथ ही देहात में भी पुराने सामंती बंधन टूट चुके थे। मालिक के खेत पर खुद जाकर मेहनत करने की जगह किसान रुपए की शक्ल में लगान देने लगे थे। अर्धगुलाम किसान बहुत सी जगहों में स्वतंत्र किसानों में बदल गए थे और अब उन्हें केवल अपने खेतों पर ही काम करना पड़ता था और जमीन के मालिक मजदूरी देकर अपने खेतों पर काम कराने लगे थे। इस प्रकार पूंजीवादी किसान का जन्म हो गया था और उसके साथ ही साथ मजदूरी पर काम करने वाला खेत मजदूर भी उत्पन्न हो गया था। किंतु शहरों व देहातों में पूंजीपति वर्ग का विकास होने पर सामंतों का पुराना शासक वर्ग अपने आप ही खत्म नहीं हो गया। इसके विपरीत बादशाहत, पुराने भूस्वामी वर्ग के धनिकों और गिरिजे के मठाधीशों ने नए पूंजीवाद को भी अपना मतलब सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल करने की भरसक कोशिश की। भूस्वामियों की दास्ता से मुक्त होने पर या जान बचाकर शहर भागाने पर अर्धगुलाम किसान सामंतों को कर देने, यानी मेहनत, वस्तुओं अथवा रुपए के रूप में कुछ देने से भी छुटकारा पा गए थे। परंतु इन लोगों के वंशज जब थोड़े संपन्न हुए तो उन्हें पता चला कि वे सचमुच स्वतंत्र नहीं हैं। बादशाह और सामंती प्रभुओं ने उन पर तरह तरह के कर लगा रखे हैं, उनके व्यापार को भांति भांति के बंधनों में जकड़ रखा है और दस्तकारी का सामान तैयार कराने के उनके व्यवसाय के स्वतंत्र विकास को रोक रखा है। बादशाह और पुराने सामंती भूस्वामी ऐसा करने में समर्थ थे क्योंकि राज्य की पूरी मशीन, फौजें, अदालतें और जेलखाने उनके ही हाथ में थी। कानून भी वे ही बनाते थे। इसलिए पूंजीपति वर्ग के विकास का अर्थ ये भी हुआ कि वर्ग संघर्ष के नए रूप सामने आने लगे। पूंजीपतियों को बादशाहत और सामंती प्रभुओं से संघर्ष करना पड़ा और यह संघर्ष कई शताब्दियों तक चलता रहा। कुछ अपेक्षाकृत पिछड़े हुए देशों में यह संघर्ष अभी तक जारी है, परंतु अन्य देशों में जैसे ब्रिटेन और फ्रांस में यह संघर्ष पूरा हो चुका है। ये कैसे हुआ? इस तरह कि पूंजीपति वर्ग ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा पुराने सामंती शासकों से सत्ता छीन ली। ब्रिटेन में ये अवस्था दूसरे देशों से बहुत पहले ही उत्पन्न हो गई थी। वहां उगते हुए पूंजीपति वर्ग का करों तथा बंधनों के खिलाफ अनवरत संघर्ष 17वीं शताब्दी के मध्य में अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया था। सामंती बंधनों ने पूंजीवादी ढंग के उत्पादन को बढ़ने से रोक रखा था। पहले पूंजीपतियों ने शांतिपूर्ण उपायों से उन्हें हटाने की कोशिश की, बादशाह को दरखास्तें दी, कर देने से इनकार किया इत्यादि, परंतु राज्य की मशीन के सामने उनकी कोई कोशिश कारगर साबित न हुई। तब पूंजीपतियों को ताकत का जवाब ताकत से देना पड़ा। उन्हें जनता को जगाना पड़ा कि वे बादशाह के खिलाफ, मनमानी कर व्यवस्था और व्यापार का गला घोटने वाले बंधनों के खिलाफ और उन गिरफ्तारियों, जुर्मानों व सजाओं के खिलाफ लड़ने के लिए उठें जो बादशाह की अदालतें सामंती बंदिशों का उल्लंघन करने वालों पर थोप रही थी। दूसरे शब्दों में पूंजीपति वर्ग को एक सशस्त्र क्रांति का संगठन करना पड़ा। उसको बादशाह और पुरानी अत्याचारी व्यवस्था के खिलाफ हाथ में हथियार लेकर लड़ने के लिए जनता का नेतृत्व करना पड़ा और पुराने शासकों को फौजी तरीकों से शिकस्त देनी पड़ी। ये कर चुकने के बाद ही पूंजीपति वर्ग के लिए संभव हो सका कि वो शासक वर्ग की जगह ले सके और पूंजीवाद के विकास के रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को हटा सके और उसके विकास की जरूरत के अनुकूल कानून बना सके। ये बिल्कुल सही है कि अधिकतर इतिहास ग्रंथों में
इंग्लैंड की पूंजीवादी क्रांति को चार्ल्स प्रथम के विरुद्ध चलने वाली एक लड़ाई के रूप में पेश किया जाता है। उनमें बताया जाता है कि चार्ल्स प्रथम रोमन कैथोलिक धर्म में विश्वास रखने वाला एक निरंकुश राजा था जो सदा षड्यंत्र रचा करता था, और उसका विरोधी क्रॉमवेल एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति था जो कैथोलिक संप्रदाय का विरोधी था और ब्रिटिश स्वतंत्रता के महान आदर्शों में विश्वास रखता था। संक्षेप में पूरे संघर्ष को एक नैतिक एवं धार्मिक युद्ध का रूप दे दिया जाता है। मार्क्सवाद व्यक्तियों से ध्यान हटाकर और गहराई में उतरने का प्रयत्न करता है। वो उन नारों से भी गहरे उतरने का प्रयत्न करता है जिन्हें लेकर संघर्ष चला था। उस युग के संघर्ष का तत्व मार्क्सवाद इस बात में देखता है कि उगता हुआ पूंजीपति वर्ग पुराने सामंती शासक वर्ग से सत्ता छीनने का प्रयत्न कर रहा है, और सचमुच उस संघर्ष के द्वारा एक युग परिवर्तन हुआ। उस क्रांति के बाद तथा 1689 में उसके दूसरे चरण के पूरा होने के बाद पूंजीपति वर्ग राजसत्ता के एक काफी बड़े भाग को अपने हाथ में लेने में समर्थ हो गया था। इंग्लैंड में पूंजीवादी क्रांति बहुत पहले ही हो गई, लेकिन वहां पूंजीपति निर्णायक एवं पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सके थे। इसके कारण पुराने सामंती संबंध अधिकतर नष्ट हो गए थे, परंतु भूस्वामियों का वर्ग, जिसमें अब शहरों के भी कुछ धनी लोग शामिल हो गए थे, बहुत हद तक जीवित रहा और खुद पूंजीवादी भूस्वामियों का रूप धारण करने लगा। इस प्रकार अगले 200 वर्षों के दौरान में भूस्वामियों का ये वर्ग धनिकों के हितों के साथ अपने हितों को घुलाए मिलाए रहा और राजसत्ता के भी एक काफी बड़े भाग पर अधिकार जमाए रहा। परंतु फ्रांस में, जहां ये पूरी प्रक्रिया बहुत बाद में शुरू हुई और पूंजीवादी क्रांति 1789 तक नहीं हुई, तात्कालिक परिवर्तन इससे कहीं गहरे हुए। फिर भी मार्क्सवादियों की दृष्टि में इसका कारण ये नहीं था कि रूसो और दूसरे फ्रांसीसी लेखकों ने मानव अधिकारों की घोषणा करते हुए बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे, और न यही कारण था कि फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, असमानता और भ्रातृत्व के नारों पर हुई थी। जिस प्रकार क्रॉमवेल की क्रांति का मूल तत्व धार्मिक नारों में नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष में निहित था, उसी प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का मूल तत्व भी उस समय के वर्ग संबंधों में ही मिलता है, न्याय के उन वायवी सिद्धांतों में नहीं जिन्हें उस क्रांति के झंडों पर अंकित किया गया था। मार्क्स ने ऐसे परिवर्तन के युगों के बारे में कहा है, जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं कर सकते कि उसकी अपने बारे में क्या राय है, उसी प्रकार किसी क्रांतिकारी युग को भी उसकी अपनी ही चेतना के आधार पर नहीं मापा जा सकता। क्रांतिकारी युगों की सही समझ प्राप्त करने के लिए हमें उन वर्गों को देखना पड़ेगा जो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस नए वर्ग को पहचानना पड़ेगा जो पुराने सत्तारूढ़ वर्ग के हाथों से शक्ति छीनकर उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है। ये बात अहमियत नहीं रखती कि इस नए वर्ग के नेता जाने या अनजाने में अपने संघर्ष के उद्देश्य कुछ ऐसे हवाई आदर्शों या समस्याओं को बताते हैं जिनका ऊपरी तौर पर उनके वर्ग हितों और वर्ग सत्ता से कोई भी सीधा संबंध मालूम न पड़ता हो। इतिहास की मार्क्सवादी समझ ये है कि मानव समाज के विकास में मुख्य संचालक शक्ति परस्पर विरोधी वर्गों का संघर्ष ही है, परंतु समाज का वर्गों में विभाजन और नए वर्गों का जन्म इस बात पर निर्भर करता है कि अपने जीवन के वास्ते आवश्यक वस्तुओं को पैदा करने के लिए इंसान जिन उत्पादन शक्तियों का उपयोग करता है वे किस अवस्था तक विकसित हो पाई है। भाप की ताकत से चलने वाली मशीनों का आविष्कार उत्पादन की उन्नति में एक बहुत बड़ा कदम तो था ही, लेकिन उसका असली महत्व इससे भी कहीं ज्यादा था। इस प्रकार की मशीन से समाज में आने के साथ साथ उस उत्पादनकर्ता का भी जन्म हो गया जो अपने चरखे और अपने करघे का खुद मालिक था। अब वो अपने नए प्रतिद्वंदियों के सामने टिक नहीं सकता था, क्योंकि हाथ से काम करने वाला दस्तकार एक हफ्ते में जितना माल तैयार करता था उससे कहीं अधिक माल अब एक मजदूर भाप की ताकत से चलने वाली मशीन पर सिर्फ दिन भर में तैयार कर डालता था। इसलिए अब उत्पादन औजारों के स्वयं मालिक रहकर अलग अलग खुद उत्पादन करने वाले दस्तकारों की जगह दो प्रकार के लोगों ने ले ली। एक स्वामी थे परंतु खुद उन पर काम नहीं करते थे, और दूसरा औद्योगिक मजदूरों का वर्ग था जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं थे परंतु जो मजदूरी के बदले में मालिकों के लिए काम करते थे। यह परिवर्तन अपने आप अचेतन रूप से हुआ, किसी ने इसकी योजना नहीं बनाई थी। ये परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से उस नए ज्ञान का फल था जिसे चंद लोगों ने प्राप्त किया था और अपने फायदे के लिए उसे उत्पादन में इस्तेमाल किया था, परंतु इन लोगों ने ये कभी नहीं समझा था और न चाहा था कि उससे इतने गंभीर सामाजिक परिणाम होंगे जैसा बाद में देखने में आया। मार्क्स का कहना था कि मानव समाज में सभी परिवर्तन इसी प्रकार होते रहते हैं।
मनुष्य सदा अपने ज्ञान का भंडार बढ़ाता रहा है और अपने नए ज्ञान का उपयोग उत्पादन में करता रहा है, जिसके फलस्वरूप गंभीर सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। इन्हीं सामाजिक परिवर्तनों के कारण वर्ग संघर्ष हुए हैं। इन्हीं वर्ग संघर्षों ने विचारों और संस्थाओं जैसे कि धर्म, संसद, न्याय आदि की टक्करों की शक्ल अख्तियार कर ली, क्योंकि उस समय के विचार और संस्थाएं उत्पादन के पुराने ढंग और पुराने वर्ग संबंधों की जमीन पर फले फूले थे। इन विचारों और संस्थाओं को किसने पैदा किया था और किसने उनका अंत किया था? मार्क्स ने बताया कि विचार एवं संस्थाएं सब जगह सदा से ही मनुष्यों के वास्तविक कार्य व अमल से पैदा हुई है। सबसे पहली चीज ये थी कि जीवन के साधन, भोजन, कपड़ा और रहने के लिए घर कैसे जुटाए जाएं। इतिहास में अभी तक जितने प्रकार के समाज हुए हैं, आदिम कबीले, दासों का समाज, सामंती समाज और आधुनिक पूंजीवादी समाज, प्रत्येक के सदस्यों के आपसी संबंध उस जमाने के उत्पादन के तरीकों पर निर्भर करते थे। सामाजिक संस्थाओं का रूप पहले से किसी ने सोच कर नहीं रखा था, बल्कि वो प्रत्येक समाज में प्रचलित प्रथाओं से उत्पन्न हुआ था। संस्थाएं, कानून, नैतिक नियम और दूसरे विचार समाज में प्रचलित प्रथाओं और रिवाजों के ही निखरे हुए और विकसित रूप थे। इन प्रथाओं और रिवाजों का सीधा संबंध उत्पादन के तरीके से था। अतः इसका नतीजा ये निकलता है कि जब जब उत्पादन का ढंग बदला, जैसे कि सामंती ढंग के उत्पादन की जगह पूंजीवादी उत्पादन आया, तब तब संस्थाओं और विचारों में भी परिवर्तन हो गए। जो बात एक समय नैतिक समझी जाती थी, वही दूसरे समय दूसरी अवस्था के आने पर अनैतिक समझी जाने लगी। जो कल तक अनैतिक माना जाता था, वो अब नैतिक माना जाने लगा। और इसलिए स्वभावतः जब कभी भी भौतिक परिवर्तन हुआ, उत्पादन का ढंग बदला, तब उसके साथ साथ सदा ही विचारों का संघर्ष भी छिड़ गया और पुरानी संस्थाओं को चुनौती दी गई। पूंजीवादी ढंग का उत्पादन जब वास्तव में बढ़ा, तो उसकी सामंती संबंधों से टक्कर हुई। कारण कि उत्पादन के नए ढंग में पूंजी सर्वोच्च स्थान चाहती थी। अतएव परस्पर विरोधी विचार सामने आए। राजाओं के ईश्वरीय अधिकार का खंडन आरंभ हुआ और घोषणा की गई कि यदि प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा तो कोई कर भी नहीं देगा। स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने के अधिकार की मांग की गई और व्यक्ति को अधिक अधिकार देने वाले तथा केंद्रीय सत्ता के अधिकार कम करने वाले नए धार्मिक विचारों ने जन्म लिया। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य